कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, सो जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, थिंक अबाउट इट, हर एक चीज का सिलेबस अलग अलग फॉर्मेट पे डिजाइंड होता है। क्लियर है? सो विल डू वन थिंग, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सो मैंने जस्ट ट्रिगर सर्च आउट किया, सो यू कैन सी ट्रिगर का फॉर्मेशन क्या है, जो अभी अरमान अभी डिस्कस कर रहे थे। इट्स ओनली वर्क ऑन द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स। अब एज अ डेटा एनालिस्ट आपको प्रोडक्शन पर काम तो कभी मिलेगा नहीं, पॉइंट समझे? आपको इसके प्रोडक्शन का काम कभी मिलेगा नहीं, बिकॉज आपका काम है डेटा एक्सट्रैक्ट करने का। आप ना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ना ही डेटा अपडेट कर सकते हो, ना ही डेटा आप डिलीट कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके, क्लियर हुआ? मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपके सिलेबस में इन सब चीजों का जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, आई नो इसमें एनएफ था और स्टोर प्रोसीजर था, ट्रिगर नहीं था। और ट्रिगर क्यों नहीं था वो मैंने आपको बताया कि व्हाई वी आर नॉट कलेक्टिंग द ट्रिगर इन दिस। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन लाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तब ये चीजें काम में आती है, क्योंकि ना तो आप कोई डेटा अपडेट कर पाओगे उसके अंदर, ना ही कोई डेटा आप डिलीट कर सकते हो, ना ही कोई डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों काम आपके होते ही नहीं है। इस पर्पस पे हम लोग ट्रिगर को इतना फोकस में नहीं लेते एज अ डेटा एनालिस्ट। सर मैं तो लिखने वाला नहीं था, आलोक सर ने कहा कि हमारा ट्रिगर हो चुका है, तो मतलब मैंने सोचा कि ट्रिगर हम मेरा तो नहीं हुआ, नेमा के भाई का हुआ, वो देखो, कि बच्चों का, तो ये इसलिए टॉपिक मैं डालता है। उसकी बात नहीं कर रहा। देखो, नॉलेज इज नॉलेज, ठीक है, आपने लिखा मैं कवर अप करूंगा, बट मैं पॉइंट वो चीज बता रहा हूँ कि एक होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आईएएस का एग्जाम बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्ट सिर्फ लिमिटेड होते हैं, ऐसा क्यों? अभी सोचा? देखो, जैसे एक पर्टिकुलर सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो सर वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पे बेस बना लेते हैं पूरा। बस यही तो चीज है, तुमने इसको इस तरीके से निकाला। आलोक सर अभी कुछ बोल रहे थे, वो बहुत सही चीज बोल रहे थे। देखो क्या होता है ना, हर अब मेरे को आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम देना है सपोज, तो आप मेरा प्रिपरेशन मोड थोड़ा सा अलग रहेगा। और आप क्या करोगे, आप सारी बुक्स पढ़ने बैठोगे। मैंने पूछा था किसी से, आपके इधर एक पर्सन है, आप लोग उसको जानते भी हो, सृष्टि को जानते हो आप लोग सब? नहीं सर। सृष्टि श्रीवास्तव को नहीं जानते? साइड एड के बैच में आते थे। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। सो उसको पूछना, मैंने उसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नीड ऑफ द सिलेबस, उसका मेन बेस सिलेबस की क्या ऐसी क्या नीड है जिससे हमारा ये पार्ट निकलेगा। और आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू निकाल के बैठ जाते हैं, पर पढ़ते कुछ भी नहीं है। पढ़ते कुछ भी नहीं है मतलब समझे, कोई ट्रेनिंग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू निकला हुआ है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? इंटरव्यू निकालना सबसे आसान गेम होता है, और वो निकलता कैसे? जस्ट फोकस ऑन दोज पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो आलोक सर अभी आपको बोल रहे थे, जिसकी नीड है, जो चीज की पूछ रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्लो में रहते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंटरव्यू में वो आपसे ट्रिगर भी पूछेंगे, वो आपसे स्टोर प्रोसीजर भी पूछेगा बंदा, वो आपसे व्यूज भी पूछेगा, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बट आंसर किसके एक्सपेक्ट करेगा? जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आंसर्स होंगे, वो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा उसका। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? स्टोर प्रोसीजर्स के लिए भी आपको प्रोडक्शन लाइन को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है
मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या चीजों के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। एक तो आपको स्टोर प्रोसीजर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, वो आपके एंड पे कभी भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितने भी जगह पे काम किए हुए हैं, हमें आज तक प्रोडक्शन लाइन मिली नहीं, दैट्स आवर एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी अभी तक प्रोडक्शन लाइन तो बेसिकली हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो डेवलपर्स का काम होता है, वो लोग वो डिजाइन करके रखते हुए हैं। तो अगर एक छोटे से चेंजेस की वजह से कुछ सडनली चेंजेस आ गए तो वो हमारे पे बनाएगी, ठीक है। बट दिस इज अ गुड वन कि आप लोगों ने इन टॉपिक्स पे भी फोकस किया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब चीजें क्या होती है। ओके, यस सर। क्लियर है। तो जितने मेरे को भेजे हुए हैं मैं रिटर्न भी इसमें कवर अप करूंगा। क्या बोलते हैं, अरमान आपने सेव किया था ये फाइल जो नोटपैड का फोटो मेरे को भेजा है? कर सेव नहीं करा था। नहीं करा था, ठीक है। वैसे तो है ना मेरे पास अलग से पड़ा हुआ है, आप है ना एक मैसेज और डाल देना रिटर्न का इसमें, ठीक है, रिटर्न इन डीबीएमएस से करके मैसेज डाल देना मेरे को। तो मैं आपके मैंने ना दोनों चीजें देख ली थी, बट आपके में ज्यादा टॉपिक्स थे तो मैंने आपकी वाली फाइल पिकअप कर रखी है, ठीक है। सुमित ने भी भेजे है शायद। यस सर, मैंने भी सेंड किया था। मैंने है ना क्या कर रखा है, मैंने है ना सुमित वाले फाइल में से एक टॉपिक तो उठा लिया था, बट अरमान नाम के टॉपिक है ना, लिस्ट काफी लंबी है, मतलब आपने काफी सारी चीजें कवर अप कर रखी है। तो आप है ना उसमें ना एक रिटर्न और मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपके उस पर चलता रहूंगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन की नीड क्या होती है, ये भी आपके डेवलपमेंट टाइम पे काम में आती है, ठीक है। किस टाइम पे काम में आएगी नॉर्मलाइजेशन? डेवलपमेंट एंड पे। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल आप इसका ऑलरेडी कर चुके हो, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। और जब हमने कंस्ट्रेंट यूज किया था, वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास टोटल जो होते हैं वो टोटल 6 होती है, ठीक है। फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, फोर्थ एनएफ एंड फिफ्थ एनएफ, इस तरीके से होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, बाकी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, बट इसको कीप एंड शॉर्ट रखने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स इसके याद रख लिए, जिस वजह से हम इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन बेसिकली? सर ने बोला यहाँ बैठना। क्या हो गया भाई, सेटल नहीं हो पा रहे? हाँ जी, हो गए सेटल? हेलो सर यस सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सेटल हुए कि नहीं हुए? मेरे को बैकग्राउंड आवाज बहुत सारी आ रही नहीं, कोई अभी आए थे ना तो वो थोड़ा सा स्कोर हो गया। है। हो जाओ, सेटल हो जाओ। हो गए? स्टार्ट करूं? यस सर, यस सर। रेडी? ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच का मतलब अप्रोच बोलूं या फिर कॉन्सेप्ट बोलूं, बोथ आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। कॉन्सेप्चुअल लेवल इज व्हाट, जो आपने अभी तक सीक्वल में पढ़ा उसी को यूटिलाइज करना है आपको फॉर द नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन आपको क्या बताते हैं? आपको ये बोलता है कि आप किस तरीके से, मतलब आप डेटाबेस इस तरीके से डिजाइन करो कि उसके अंदर रिडंडेंसी ना आए, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आपको कोई अननेसेसरी चीज उसके अंदर एंटर ना हो। तो ये सब चीजें आप कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो उसके अंदर? हाँ जी, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई डेटाबेस मुझे डिजाइन करना है और किसी भी टाइप की कोई रिडंडेंसी ना आए, तो आपके पास क्या ऑप्शंस क्रिएट होते हैं? बताओ भाई।
तो यूनिक वैल्यू, और प्राइमरी। करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, हम इनको यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारा जो अननेसेसरी डेटा रहता है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब हो गया हम उसे हटा भी सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये एक छोटा सा पार्ट है कि हम इन सब चीजों में ये पार्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन से हमारे को बेनिफिट्स क्या रहेंगे, क्या क्या चीजें हम उसमें बेटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब? डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट, स्पेलिंग नहीं आ रही थी मुझे डुप्लीकेसी की तो मैंने डुप्लीकेट लिख दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होता है डेटा इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, सेकेंड वन इज व्हाट, ऑब्वियसली बात है अगर रिडंडेंसी नहीं होगी, डेटा इंटीग्रिटी अच्छी होगी तो हम क्या कर देंगे उसको ऑप्टिमाइज, क्या ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस या इम्प्रूव परफॉर्मेंस आप लिख सकते हो। ऑप्टिमाइज वर्ड समझ में आता है? हाँ जी, मैं वर्ड पूछ रहा हूँ, ऑप्टिमाइज वर्ड समझ में आता है तुम्हें बोलना बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट, क्या? बेस्ट बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मतलब बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया। बढ़िया से बढ़िया, तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करना। एफिशिएंसी इंक्रीज करना, बढ़िया से बढ़िया नहीं होता भाई, बढ़िया से होता है बेटर एंड बेटर देन बेटर। बट इम्प्रूव परफॉर्मेंस या ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि भाई आपने लिखी वही चीज है, आप वही काम कर रहे हो, बट उसको थोड़ा सा रिफाइन करके आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, हल्के से भी चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन इन अ कोड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें ना एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, या एफिशिएंसी इंक्रीज द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हो तो दीज आर द मेन पॉसिबल पार्ट जो आपको इसके अंदर इम्प्रूव करते हो बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो आप रिडंडेंसी रिड्यूस करते हो, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आप एंट्री नहीं होने देते। दूसरा, आप डेटा इंटीग्रिटी इंक्रीज कर देते हो। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, किसी ने पूछा डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है? आगे चलूं? नहीं सर, बता दीजिए। हाँ, तो ऐसे पूछोगे नहीं तो पता है चलेगा डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, मेरे हिसाब से तो पता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी होता है, अच्छा डेटा कंसिस्टेंसी पता है? नहीं सर, ये भी नहीं पता? कंसिस्टेंसी पता है वर्ड का मीनिंग? सर डिसिप्लिन रखना, कंटिन्यूअस। निरंतरता। इंटीग्रिटी का मतलब पता है हिंदी में? नाम सुना है बहुत बार, पर कभी जानने की कोशिश नहीं की। कोई नेता शपथ लेता है तब बोलता है ना कि सत्य निष्ठा के साथ में, so Yes. that is called an integrity. Integrity is what, undivided format. अब डेटा इंटीग्रिटी की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी इन दिस, सो डेटा इंटीग्रिटी इज व्हाट, कि जब आप किसी भी डेटा को किसी भी टेबल में रिलेट कर रहे हो, सपोज, ठीक है, रिलेट कर रहे हो, तो वो डेटा दूसरे डेटा के अंदर भी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब दूसरी टेबल में भी वो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? मतलब सपोज मैंने किसी बंदे का नाम लिख रखा है,
अब डेटा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम और सपोज फोन नंबर ले लिया उसका, और मैंने यहाँ पे ले लिया उसका सिटी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अरमान और उसका फोन नंबर लिख दिया 8987 एंड सिटी लिख दी दिल्ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया हिमांशु, ठीक है, उसका फोन नंबर मैंने दिया नहीं और यहाँ पे सिटी लिख दी ऊटी, ठीक है। सो यू कैन सी, इज देयर एनी डेटा इंटीग्रिटी? हाँ जी बताओ, इसमें है? ये सर अरमान है ना, इसमें अरमान है और हिमांशु का तो नहीं आएगा क्योंकि नहीं है ना भाई, डेटा इंटीग्रिटी कहाँ से हो जाएगी? हिमांशु की डिटेल गायब है ना, ये तो टेबल में डेटा इंटीग्रिटी नहीं है। मतलब पॉइंट समझ में आया? अगर आपसे कोई डिटेल्स मांगी गई है तो वो डिटेल्स पूरी की पूरी होनी चाहिए। ओके, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब जब मैं डिटेल किसी से इंसर्ट करा रहा हूँ, मेरे को जो अपने डेटा में जिन चीजों की बहुत बेसिकली जरूरत है, जो इम्पोर्टेंटली हमें फिक्स्ड ये चाहिए ही चाहिए, तो वो सारी चीजें हमारे डेटाबेस में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा इंटीग्रिटी। रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इनकरेक्ट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। किसी भी टेबल के बीच में कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि ये डेटा इधर है, दूसरी वाली टेबल में उससे रिलेटेड पार्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपीटेटिव मोड नहीं हो, तो डेटा एक बार हर बार आ रहा हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं आ रही बट डेटा आ रहा है प्रॉपरली। ब्रोकन नहीं है, रिलेशन किसी भी तरीके से हमारे दोनों टेबल में खराब नहीं हो रहे, दैट इज द पार्ट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि कोई इनएक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जैसे फोन नंबर इधर 7 का लिखा है, इधर 10 का लिखा है, तो ये इनएक्यूरेसी फॉर्मेट हो गया कि किसी तरीके से भी कोई इनएक्यूरेटी नहीं है इसके अंदर। सो डेटा इंटीग्रिटी ये बोलता है कि अगर, अब यहाँ पे एक चीज को समझना, डेटा इंटीग्रिटी क्या बोलेगा कि मैंने आपको चीज समझाई और आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा और आपने भी वही उसी कंसिस्टेंसी के साथ में, उसी फॉर्मेट के साथ में आंसर कर दिया कि यस दिस इज आंसर, हमें ये चीज इस तरीके से पता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? आपके और मेरे नॉलेज में किसी भी टाइप का कोई इनएक्यूरेसी नहीं है, हम लोग एक्यूरेटली फॉर्मेट में चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटीग्रिटी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? डेटा इंटीग्रिटी समझ में आ गया? परफॉर्मेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब ये वर्ड्स देखो, सिक्वल में ना वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं सिक्वल में सब बोलते हैं क्वेरीज बहुत अच्छे से करो, मैं मेरा थोड़ा सा उल्टा चलता है। मैं बोलता हूँ वर्ड्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आपको। इफ यू डोंट नो अबाउट द वर्ड्स इन सिक्वल तो बहुत मिस्टेक आपसे होंगी। मतलब आपको पता होगा लेकिन आप उसे याद नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको सिस्टम पता भी है ना कि ये चीज ऐसे होती है, लेकिन आप उसे याद नहीं कर सकते कि आपको ऐसा कुछ रहेगा। अब मैंने अभी देखना, मैं एनएफ बताऊंगा, 90% लोग एनएफ में चीज बता दोगे अगर आप लोगों ने डीडीएल वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। आप मुझे बता दोगे यस दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस, ठीक है। इन चीजों से ये चीजें परफॉर्म होती है। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक सिंपल सी चीज बोली जाती है, इट्स अ टेक्निक, दिस इज नॉट अ टेक्निकल पार्ट, इट्स एन टेक्निक। जब वर्ड आता है टेक्निकल, एक होता है टेक्नोलॉजी, एक होता है टेक्निकल, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? उसमें लॉजी आ जाता है, इसमें नहीं आता। ऐसा नहीं है, टेक्निकल इज अ कोर पार्ट जिसमें आप कोई प्रोग्रामेटिकल सिस्टम डिजाइन करते हो। टेक्नोलॉजी इज अ कंसेप्चुअल पार्ट जिसमें आप सीखते हो कि उस टेक्नोलॉजी का टेक्निकल पार्ट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक, एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं दिस इज एन टेक्निक, जिसमें हम ये चीज सीखेंगे कि हमने जो चीजें सीख रखी थी उसको यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हालांकि हम उन सब चीजों को यूटिलाइज कर चुके हैं, हम उससे थ्योरेटिकली अब समझने वाले हैं कि वो चीजें कैसे वर्कआउट करती है, किस तरीके से वो प्रॉपर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, किस तरीके से दो टेबल्स के बीच में डेटा इंटीग्रिटी या डेटा रिडंडेंसी कैसे खत्म करते हैं, उन सारी चीजों पर, ठीक है।
so we can understand step by step each and everything. सर इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का? Normalization is a technique which is used to design the database to reduce redundancy and improve data integrity. डेफिनेशन ये है, इसमें पूरा का पूरा आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो पूरा एक्सप्लेन हो जाता है, बाकी आपको एग्जांपल्स इसमें प्रपोज करने पड़ेंगे सारे के सारे। ओके और ये जो मैंने वर्ड्स ऊपर लिख रखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाई वी आर यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। और वो पूछेगा व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, इट्स एन टेक्निक ओनली टू डिजाइन द डेटाबेस which improve our database in database design. It reduce that data क्या बोलते हैं, it reduce the data redundancy, improve data integrity sorry and optimize performance. This is a point. या आप इस तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो। मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो वर्ड्स आपके डेफिनेशन देते समय या नॉर्मलाइजेशन के लिए बात करते समय आपके ये वर्ड उसके अंदर होने चाहिए। ओके जी, क्योंकि बेसिकली आप डेटा रिडंडेंसी आप रिड्यूस करोगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इसके अंदर आएंगे। अब उसमें सबसे पहला आता है आपका क्या, फर्स्ट एनएफ। अच्छा एक बात बताओ, ये एसटी जो है वो मुझे ऊपर लगाना है, तो वो कैसे लगाऊंगा? हेलो, ऊपर आ रहा है ना, पावर दिखा रहा है। कैसे लगाऊं? वो सर कंट्रोल बंद करना है, कंट्रोल बंद करके डाल दो, तो लग गया, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ एग्जैक्टली होता क्या है, पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं। फर्स्ट एनएफ ये एनएफ की फॉर्म है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है, जो कि हमें सिर्फ इतनी बात बताता है कि डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स ऑलवेज शोज व्हाट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या वैल्यू, ठीक है जी। तो फर्स्ट एनएफ आपको ये बताएगा कि भाई आपको ये एलिमिनेट कैसे करना है, मतलब किस तरीके से आपको इसको रिमूव करना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप आपको बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पहला स्टेप ये बोलता है एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? हाँ जी सर सिंगुलर वैल्यू, एक ही डेटा टाइप एक सेल में। एक डेटा टाइप एक सेल में आना चाहिए, दो चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक ही टाइप का डेटा प्रोसेस होना चाहिए, ओके जी। अब दूसरा पोर्शन हमसे पूछा क्या क्या है, ईच रो इन यूनिक। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डुप्लीकेशन। मैं सिंपल वर्ड्स लिख देता हूँ, नो डुप्लीकेट रोज। नो डुप्लीकेट रोज का मतलब क्या हो गया? कि उसकी कोई भी रो में किसी भी टाइप का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर? यस ठीक है। यूनिक कॉलम नेम ये भी एक पार्ट है, बट आपको ये चीज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है कभी डेटाबेस डिजाइन करते समय? हाँ जी, यूनिक कॉलम नेम दिस इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट नहीं। एनएफ, बट आपको इसकी जरूरत पड़ती है? नहीं सर, ये तो पहले से यूनिक होता है ना। यस, कभी भी आप डुप्लीकेट कॉलम नेम ले ही नहीं सकते, ठीक है। अभी जो डीबी यूज करते हैं अपन लोग, उसमें आप हमेशा कैसा रखोगे, कॉलम जो आएंगे वो आपके कैसे आएंगे, हमेशा यूनिक आएंगे, ठीक है। ओके डेटा कैसा भी स्टोर है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें और भी चीजें आ जाती है, जैसे उसमें बोल दिया जाता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज कैसा होगा, कैसे वो वर्कआउट करेगा,
वो सारी चीजें भी आ जाती है, बट डेटा स्टोरेज कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी एनएफ के अंदर। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपको इसके अंदर यूटिलाइज करना होता है। क्या हो गया भाई, क्या बात कर रहे हो, फिर छूट जाएगा, पूछो। हेलो, सर यूनिक कॉलम तो सर अपने आप ही रहते हैं ना वहाँ पे वैसे। क्या क्या अपने आप ही रहते हैं ना भाई, हाँ पहले नहीं होते थे। ठीक है। अब आपके कॉलम जो है ना वो प्रॉपरली यूनिक रहते हैं। अभी हम जो यूज करते हैं ना उसमें काफी सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। सर डुप्लीकेट वैल्यूज अगर मुझे हटानी है तो मैं कैसे हटाऊंगा? यूनिक लगा के। सर की से भी कर सकते हैं और टेबल हाँ कैसी बातें कर रहे हो यार? एक्शन है। बोलो ना, आंसर खुल के आंसर दो, ऐसे थोड़े ना अपने मन में आंसर दे रहे हो, खुल के एक तो आंसर दो। यूनिक ला सकते हैं, यूनिक ला सकते हैं सर एक तो, और सर की का भी यूज कर सकते हैं, कौन से की का? फॉरेन की। फॉरेन की का? वैसे सर एक्सेल में कह रहे थे ना, ऑल्ट से कर सकते हैं ना, ऑल्ट टेबल। फॉरेन की का यूज हो जाएगा? प्राइमरी की का होगा सर यू, क्योंकि प्राइमरी की का यूज होगा भाई। प्राइमरी की आपको यूनिक वैल्यूज निकालने का पॉइंट देती है ना, तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, मैंने एक और पॉइंट लिखा है जो जैसे क्या होता है ना एनएफ हम लोग पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट है ना लिखा हुआ आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया, sorry, this is also a part of this. So what is the meaning of unique column name or no multi-valued allowed? What is the meaning of multi-valued? Is there any idea? हाँ जी, सर multi-valued एक क्या ही होता सेल में है? हाँ बोलो दो बोलो बोलो। नाम लिख दो। दो नाम लिख दो, ऐसा नेम्स में नहीं होता। मल्टी-वैल्यूड के केसेस आते हैं ईमेल्स में, फोन नंबर्स में, एड्रेसेस में, इनमें जो मल्टी वैल्यूड के प्रॉब्लम्स आती है वो आती हैं। नाम तो आपका एक ही रहेगा लेकिन फोन नंबर दो हो सकते हैं, है ना। तो मल्टी वैल्यूड में लोग क्या करते हैं, जैसे मल्टी वैल्यूड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मल्टी वैल्यूड में क्या करते हैं, सपोज मेरा फोन नंबर है, तो हमने क्या करा, फोन नंबर एंट्री करा, तो दिस इज अनदर 9713, दिस इज माई वन फोन नंबर, 910920, दिस इज माई अनदर फोन नंबर। तो दिस इज द पॉइंट हम कॉमा लगा के या इस तरीके से दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी वैल्यूड। तो फर्स्ट एनएफ यह बोलता है कि आप कोई भी डेटा कुछ इस तरीके से नहीं लोगे कभी भी। आप कैसे लोगे, सपोज दिस इज अ फोन प्राइमरी नंबर, आप देखते हो ना अभी आजकल डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसमें आपसे ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज योर प्राइमरी फोन नंबर, व्हाट्स योर अल्टरनेट फोन नंबर। ठीक है, जैसे आप कंप्लेंट वगैरह करोगे ना ऑनलाइन, तो उसमें आपको पूछेगा कि आपका फोन नंबर क्या है, सर्विस लोगे किसी की भी, जैसे आपने जियो के लिए या किसी के भी लिए, तो यू कैन दे आर आस्किंग सर आपका प्राइमरी फोन नंबर तो हमारे पास है रजिस्टर्ड, बट कोई ऑल्टरनेट फोन नंबर आप देना चाहेंगे। सो दिस इज अ पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मेट, कि जब हम फर्स्ट एनएफ यूज कर रहे होते हैं वी आर यूजिंग द डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट। ओके, सो मल्टी वैल्यूड का सोल्यूशन क्या है, दूसरा आपका डेटा जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देखो बाकी सारी चीजें तो बहुत इजी सी थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। एटॉमिक वैल्यू मतलब ऑलवेज बी यूनिक वैल्यूज, ठीक है, और नो डुप्लीकेट रोज होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट ही नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, हमेशा कॉलम नेम यूनिक होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है कॉलम नेम हमेशा यूनिक ही रहते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें अप्रोच करनी पड़ती है वो अप्रोच क्या करनी पड़ती है, नो मल्टी वैल्यूड। सो व्हेनेवर यू आर सीइंग द मल्टी वैल्यूड तो आपको कुछ इस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर व्हाट, फर्स्ट एनएफ। ठीक है, ये फर्स्ट एनएफ का एग्जाम्पल है कि भाई आपको जो डेटा देना पड़ेगा यू नीड टू गिव योर डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट। क्लियर हुआ? यस यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। बता देना, ऐसा नहीं है कि आज ही सारे एनएफ खत्म कर दूंगा मैं। जब लगे कि भैया अब नहीं खा सकते हम तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगा।
ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड लाइनअप। ये डाउट सेशन जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वैसे तो जितने भी डाउट्स हैं, आज क्या है, वेडनेसडे है ना, विल रैप अप ऑन फ्राइडे। फ्राइडे जैसे सर का छुट्टी रहेगा तो अपन सैटरडे को रैप अप कर देंगे, ठीक है। सुबह ऑफिस नहीं ओपन होगा ना 8:30 बजे, इसलिए तो सर, हम जी, बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था जो दो फोन नंबर है इसे दो अलग अलग कॉलम में ना लेके दो अलग अलग रो में ले सकते हैं? एक बंदे का नंबर, दो फोन नंबर दो अलग अलग रो में कैसे डालोगे सेम कॉलम के अंदर? डिस्प्ले कैसे बनेगा? वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा सर ना। हाँ, नेक्स्ट रो में कह रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट रो में हम डेटा लेंगे तो बगल साइड वाले डेटा हमारा जो नेम है वो डुप्लीकेट करो, या तो देखो ऐसे बनाओगे ना। सपोज मैंने अरमान लिया, ठीक है। अब अरमान का एक फोन नंबर मैंने यहाँ डाला, एक फोन नंबर मैंने यहाँ डाला। इज दिस योर स्टोरेज फॉर्मेट अरमान? अरमान लिख दो ना सर, हाँ जी, नीचे भी अरमान लिख दो। नीचे भी अरमान लिख देंगे। नीचे भी बट है। क्या ये फर्स्ट एनएफ के अंदर कंसिडरेबल रहेगा? ध्यान रखना, बाकी सब बताओ, क्या ये नो फर्स्ट एनएफ नो के सर, अंदर? नो सर, नो क्यों? सर, नहीं सर। रीजन बताओ क्यों नहीं सर रहेगा? डुप्लीकेट यूज हो जाएगी ना। करेक्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। बट अगर ये फर्स्ट एनएफ के अकॉर्डिंगली अगर मुझे वर्कआउट करना है तो मैं अरमान का सेकंड नंबर यहाँ लिखूंगा और मैं इसको हटा देता हूँ। क्या ये फर्स्ट एनएफ के अंदर है डेटा? यस, समझ गए अरमान? हेलो सर, एक कंट्रोल जेड करना। हाँ सर, कंट्रोल जेड करना। हाँ, और सर करूँ? अरमान के साथ में 1 और 2 लिख दो आई में। आई में अरमान के साथ वाले हाँ, को आई वाले कॉलम में। हम्म, तो दोनों अरमान अलग अलग है तो क्या? नहीं नहीं, क्यों? अलग अगर अलग आप रो 1 और है 2 ना, तो लिखोगे रो तो मेरे नंबर दिया है, रो नंबर दिया है। तो अलग अलग ही तो कंसिडर करूंगा ना दोनों अरमान को। नहीं, ये रो नंबर है, ये आईडी नहीं है अरमान की, ये रो नंबर है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये यही अरमान है? ये भी है। हाँ, क्या हो गया? हेलो? हाँ मतलब, हाँ ये भी हो सकता है। ये भी पॉइंट है ना। पॉइंट समझ में आया? क्लियर हो गया यस सर। तो हम क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? सो मैं बाकी सबको भी बता देता हूँ। अरमान ने क्या करा, दो इस तरीके से डेटा डिजाइन करवाए। फिर अरमान ने बोला कि 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है ऊपर कि ये क्या है, रोल नंबर है या रो नंबर है। तो मैंने रोल नंबर्स के या मैंने उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करते हुए मैंने ये बोला कि ये दोनों अरमान मेरे डेटाबेस में मेरे लिए अलग है। रिडंडेंसी तो है। रोल नंबर नहीं कह रहा अरे सर, बात तो, रो नंबर कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बात तो सुनो, मैं पूरे सिनेरियो बता रहा हूँ। जो अपना डिस्कशन हुआ वो इनको क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं सुना हो तो वो डिस्कशन में क्लियर कर रहा हूँ। अरमान, मैंने क्या बोला, मैंने अरमान को ये बोला 1 और 2 करा तो दोनों अरमान मेरे लिए अलग है। तो दिस इज नॉट अ रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी कहाँ से रिड्यूस हो रही है मेरी? 1 और 2 के थ्रू। तो मेरे लिए तो दोनों यूनिक हो गए, ठीक है। तो दोनों यूनिक हुए तो अरमान ने बोला दिस इज अ रो नंबर। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अगर ये रो नंबर्स हैं और अरमान बोल रहा है कि दोनों अरमान सेम है, तो ये रिडंडेंसी वाला केस हो गया। अब मेरे को यहाँ पे दिक्कत आएगी कि ऊपर वाला अरमान है कि नीचे वाला अरमान है। तो यहाँ पे हम ये डुप्लीकेसी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर? ऐसे क्वेश्चन पूछो। और कोई क्वेश्चन? फर्स्ट एनएफ क्लियर हुआ? देखो, इंटरव्यू में जाओ या कॉलेज में आप आंसर दे रहे हो इन सब चीजों पर, मेक श्योर ये जो पोर्शन मैंने डिजाइन करवाया ना आपको, ये जो डिजाइन करके दे रहा हूँ, फाइल शेयर कर दूंगा, इतना भी याद रख लोगे, पूरा एनएफ निकाल लोगे किसी भी इंटरव्यू में।
आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑन अ फ्रेशर लेवल बोल रहा हूँ। अगर मैंने इसको और आगे लेके गया, सर सेकंड एनएफ सर एक डाटा के एग्जांपल से समझा तो 5-6 रोज लेके। मैं टेबल बनाऊंगा ना, बिना टेबल के आपको समझ में नहीं आएगा, मैं टेबल बनाऊंगा, डोंट वरी। सेकंड एनएफ इज पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंसी कैसे आएगी, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है? हाँ जी, सर एक टेबल पे दूसरी टेबल डिपेंड होना। और सिर्फ इतना नहीं होता, और और बताओ। सिर्फ इतना से नहीं होता, सिर्फ टेबल ही डिपेंड होगी, कॉलम भी डिपेंड होते हैं। हर एक रो वैल्यू का एक अपना इमेज होना लाइक। तो देखो, पहली तो चीज हम लोग ये चीज कंफर्म करते हैं कि बेसिकली इसकी डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है। डिपेंडेंसी समझे किस चीज की बात कर रहा हूँ? अब जैसे अभी हमसे बोला गया, पहला पॉइंट तो ये होता है कि मेन चीज फर्स्ट एनएफ के सारे फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। क्या लिखूं उसके लिए? कंसिडर सुबह सुबह पढ़ाता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, दिमाग कम चलता है ठीक है। कंसिडर ऑल फीचर्स फ्रॉम व्हाट फर्स्ट एनएफ। ये तो क्लियर हो गया। पहले एनएफ के सारे फीचर्स आपके पास होने चाहिए। अगर पहले एनएफ के सारे फीचर्स नहीं आ रहे हैं, कोई फीचर्स मिसिंग है, तो वो सेकंड एनएफ का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड फीचर्स क्या होगा? अगर सेकंड फीचर्स की हम बात करें और सिंपल वे में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इसमें ना काफी सारी चीजें आ रही हैं, काफी सारी चीजें, यानी कि तो काफी फॉर्मेट्स इसके अंदर रहते हैं। मतलब इसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। मैं इस वर्ड को है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी, मतलब मैं आपको पूरा क्लियरेंस दूंगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, टेबल से समझाऊंगा, तो वो टेबल आपको समझनी है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर हम चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो रहता है, अगर हम बात करें नॉन की एट्रीब्यूट्स, तो वो बोलने को तो बहुत सारे टेक्निकल नेम्स में आ जाते हैं। नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, पहली चीज एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था अभी तक, नहीं पूछा। कॉलम। क्या कॉलम? हाँ करेक्ट। कॉलम का जो नेम होता है ना, कॉलम जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। और रोज के लिए हमने कई बार एक वर्ड भी यूज कर लेते हैं, टपल, ठीक है। टपल भी हम बोलते हैं रोज को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंड ऑन की एट्रीब्यूट। व्हाट इज अ की एट्रीब्यूट? बोलो भाई, की एट्रीब्यूट क्या होगा? कॉलम के नेम चाहिए। प्राइमरी की। करेक्ट। जो कीज आप बनाओगे ना, उसको हम बोलते हैं क्या? की एट्रीब्यूट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि आपके ये पार्ट होने चाहिए, ठीक है। अचीव कैसे होता है वो आप खुद बता दोगे, मैं आपको बस एग्जांपल बताऊंगा, आप मेरे को आंसर करना कि यस वी कैन अचीव लाइक दिस, हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ।
ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, बहुत सारी जगह पे। ये एग्जांपल मेरे को मिला था MySQL का जो डॉक चलता है ना, MySQL ट्यूटोरियल करके एक डॉक्स आता है उसका, उस पे एग्जांपल दिया था, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। उन्होंने बोला एक मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, EMP आईडी अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास एक डिपार्टमेंट आईडी है, ओके, मेरे पास एम्प्लॉय का नेम, ठीक है जी। तो दिस इज अ पोर्शन कि मेरा जो डेटा है वो इस कुछ फॉर्मेट में डिजाइंड है, ओके जी। अब पॉइंट आया कि भाई आप डिपेंडेंसी की किस चीज की बात कर रहे हो, कैसे डिपेंडेंसी रहेगी, किस तरीके के फॉर्मेट की डिपेंडेंसी की बात कर रहे हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय नेम जो है वो किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय आईडी। किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय आईडी पे। और डिपार्टमेंट आईडी क्या कर रहा है फिर इसमें, डिपार्टमेंट आईडी क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बोलूं आप की किसको बनाओगे, तो वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बता रहा है। हाँ, आप की किसको इसको बनाओगे इसके अंदर, अगर मैं आपको डेटाबेस बनाने को दूं, आप की किस किस को बना सकते हो, आप दोनों को की बना सकते हो क्या, तो एम्प्लॉय आईडी को और डिपार्टमेंट आईडी को, दोनों ही यूनिक होंगी हमेशा। एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करता होगा ना, ऐसा तो नहीं है डेटा एनालिस्ट वाले को MIS में डाल के रखूंगा, नहीं, डेटा एनालिस्ट वाला पर्सन किसके लिए काम करता होगा, डेटा एनालिस्ट वाले डिपार्टमेंट के लिए। तो इन्होंने एक चीज बोली कि दिस इज अ पॉइंट कि आप इन दोनों को क्या बना सकते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें इन दिस एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट आईडी, बोथ आर की, कौन सी की बनेगी ये, कंपोजिट की, कंपोजिट की। ठीक है, ये ध्यान रखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें। ये कौन सी, क्या हो गया, ये कौन सी की बनेगी, कंपोजिट की बनेगी। ये आप एक साथ बनाओगे, आप एक बार में दोनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते, बट उस चीज, उस अप्रोच को कैसे आप बनाओगे, वो आप बनाते हो किसके थ्रू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उसे कंपोजिट बना के उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। क्या, एम्प्लॉय नेम कभी भी यूनिक नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया क्योंकि एम्प्लॉय नेम कभी भी प्राइमरी की या कोई भी किसी भी तरीके से की नहीं हो सकता, ठीक है। आपके दो ही की हो सकते हैं इसके अंदर, कौन सी, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी। अब पॉइंट क्या बोलता है, इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये सेकंड NF के अंदर कंसिडरेबल नहीं होता। इफ यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, मतलब आप कंपोजिट की बना के डिपेंडेंसी दे के आप क्या कर रहे हो, कंपोजिट डिपेंडेंसी दे रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। कैसे है पार्शियल डिपेंडेंसी, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल फॉर दिस टेबल एज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी का एग्जांपल क्या होगा, एम्प्लॉय नेम इज डिपेंड ओनली व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉय आईडी। तो ये कैसी डिपेंडेंसी हुई, हाँ जी, ये कैसी डिपेंडेंसी हुई, पार्शियल हुई ना। Yes. इसको डिपेंड किस पे और होना चाहिए था, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो जब आपका ये वाला सिनेरियो होता है, वी आर नॉट कंसिडर पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है, पूरी दोनों की पूरी की पे डिपेंडेंसी है क्या, इसकी कंपोजिट की में दो चीजें थी आपकी, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, दोनों पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं। एम्प्लॉय का नेम सिर्फ आप किससे निकाल सकते हो,
एम्प्लॉय आईडी से निकाल सकते हो। सो ये सेकंड एनएफ के रूल्स को गलत करते, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड में पढ़ रहा था कि क्या कर दिया, वायलेट। ठीक है, ये सेकंड एनएफ के रूल्स को क्या करता है, वायलेट करता है। वायलेट यानी कि तो रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो अप नहीं कर पा रहे, इस पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसको हम किस में कंसिडर नहीं करते, सेकंड एनएफ में कंसिडरेबल नहीं करते। दिस इज एन इशू बेसिकली, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, दिस इज एन इशू। ओके, व्हाट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पॉइंट पे अगर हम बात करें इसी डेटा के बारे में कि आपका डिपेंडेंट, आपकी चीजें तो यही बनी है, इसका पॉइंट क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम मेरा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दिस completely entered in employee table। ठीक है, सो ये आपका क्या आएगा, ओके, और एक टेबल आपके पास यहाँ पर आएगी किसकी, डिपार्टमेंट। सो योर डैप आईडी इज अनदर टेबल। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब अगर आपका डिपार्टमेंट आईडी पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो बेसिकली आप कैसे बनाना चाहिए आपको कि भाई डिपार्टमेंट आईडी इज ऑलवेज यूज विद दी फॉरेन की ओनली, रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो ये सेकंड एनएफ के अंदर रहेगा। तो अलग टेबल नहीं बनेगी क्या, हाँ अलग ही टेबल तो बनाइए भाई, डिपार्टमेंट इज अ डिफरेंट टेबल एंड दिस इज अ डिफरेंट टेबल। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक गैप क्रिएट कर देता हूँ भाई, मैंने टेबल का नाम ऊपर डाल रखा है वैसे। ठीक है जी, ये रहा। ओके, अभी क्लियर, ये एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, तो इसके आगे मेरी भी गलती हो गई थी, मैंने इधर टेबल नहीं लिखा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बोथ आर डिफरेंट टेबल। क्लियर हुआ, हाँ जी, तो यस सर। अरमान क्लियर हुआ अभी, व्हाट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। हेलो, अरे आंसर करो, तब तो मैं आगे बढ़ूं, आंसर तो करो। यस सर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ में कोई डाउट, पूछो। अरे हाँ ना, यस और नो तो करो। सर इसे ना एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, हेलो, हो गया सर, हो गया। आप पूछो मेरे से, क्या कोई डाउट, क्या रिपीट करवाना है वो तो बताओ, कुछ रिपीट करवाना है सुमित। सर ये सेकंड वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया था, थोड़ा सा ओके, अच्छे से क्लियर कर दीजिए। पार्शियल डिपेंडेंसी समझ में आई। हाँ पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक होता है कि दोनों की पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, एक पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, दोनों की पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड एनएफ में कंसिडर करेंगे। अगर किसी का एम्प्लॉय नेम दोनों की पे डिपेंडेंसी रख रहा था तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकंड एनएफ में कंसिडर करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी बोल देते हैं, मतलब पार्शियली फुली डिपेंडेंसी बोल देते हैं। कि एम्प्लॉय नेम निकालना है तो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों होनी चाहिए, बट जो केस हमने यूज किया तो डिपार्टमेंट आईडी पे एम्प्लॉय आईडी डिपेंडेंट, एम्प्लॉय नेम जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। एम्प्लॉय नेम किस पे डिपेंड है, ओनली एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, तो यस सर। सेकेंड एनएफ हमें क्लियर बोलता है कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, जब आपके पास टेबल में दो कंपोजिट की बना रखी है, तो मेरे पास दो की हैं, अब दोनों की में से वो डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही की पे दे रहा है,
तो उस वजह से क्या होगा, वो क्या कहलाएगी, पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। और सेकेंड एनएफ इसके अगेंस्ट है, तो सेकेंड एनएफ पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं दे सकता। तो इसलिए सेकेंड एनएफ में ये बोला जाता है कि भाई आपको जब टेबल क्रिएट करनी है तो आप पार्शियल डिपेंडेंसी पे कोई भी डीबी डिजाइन नहीं करोगे। आप एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय वाली टेबल में डिजाइन करो और डिपार्टमेंट आईडी को आप दूसरी टेबल में डिजाइन करो। डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट बी अ की इन एम्प्लॉय टेबल। अगर एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर भी रही है तो वो की नहीं होगी। ओके, ओके सर, ओके। इसके लिए यूज की जा सकती है, बट दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर इन फर्स्ट एन, वो फर्स्ट एनएफ में तो आएगा ही, लेकिन ये सेकंड एनएफ में भी कंसिडरेबल होगा। होगा। क्लियर, मतलब Yes. सिंपल सी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूं, पहला एनएफ हमें ये बोल रहा है कि भाई सारी चीजें डुप्लीकेट मत लेना, आप हमेशा यूनिक रखना, मल्टी वैल्यूड इंसर्ट मत करना, आपका डेटाबेस अच्छे से आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, सेकंड एनएफ बात कर रहा है कि आपको डिपेंडेंसी देनी है, किसके बेसिस पे क्या ढूंढना है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी मत देना कि आपने बोल दिया कि ऐसा कुछ होगा तो ये कर लूंगा, आज नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। पॉइंट समझ में आया? डेटा एनालिस्ट का आप कोर्स कर रहे हो तो आपने पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होगी कि कंपनी को चाहिए एक्सेल और सिक्वल, आपने बोला भाई मेरे को सिक्वल आता, वो एक्सेल आता है सिक्वल नहीं आता, तो सिक्वल पे हम लोग अभी काम करना सीख लेंगे बाद में। तो ये क्या हुआ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हुई ना। यस सर। कॉल्ड व्हाट, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हुई, कंपनी आप पे आधे पे डिपेंड है, आधा काम तो आप कर ही नहीं पा रहे, तो यू नीड टू वर्क ऑन बोथ। तो वो हमारी क्या होगी, वो सेकंड एनएफ में कंसिडरेबल हो जाएगा इस साइड से। क्लियर हुआ? यस सर। अभी कोई डाउट सेकंड एनएफ में? नो सर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ का डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये वैसे तो कल ही खत्म करूंगा, थोड़ा स्लो चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि ये थ्योरी है और ये सिर्फ जो एग्जांपल दे रहा हूँ उससे समझना बहुत आसान है। मैं आपको डेटाबेस बना के सिखाऊंगा ना, तो उसमें आप इतने अच्छे से इसको क्लियरेंस नहीं ले सकते। मैं वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ, तो ये वर्ड जो लाइन आगे लिख रहा हूँ ना, इनसे आपका सारी कहानी सेट होती है इन सब में। अब हमसे बोला थर्ड एनएफ, थर्ड एनएफ में ऐसा क्या है, थर्ड एनएफ बोलता है रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, दिस इज अ वर्ड, थर्ड एनएफ इज बेसिकली यूज व्हाट, इट्स रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव, तो हमें तो ट्रांजिटिव पता ही नहीं है, ट्रांजिटिव क्या होता है, किसी को पता है ट्रांजिटिव का मीनिंग? नो सर। हमने यहाँ पे लिखा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दैट हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, इन डीबीए में सर्च आउट करो तो बहुत चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो काफी सारी चीजें आ रही है, क्या है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। एक सिंपल सी चीज, मतलब एक तरीके से बताया, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी का पोर्शन क्या हुआ। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, पहली चीज कभी भी कोई भी एनएफ आएगा, देखो मैंने सेकेंड एनएफ बताया, ठीक है, सेकेंड एनएफ के वो सेकेंड एनएफ बताया, एंड मैंने अब क्या बोला कि भाई इसमें एक पार्ट और आ जाएगा, क्या, सेकेंड एनएफ का पूरे फीचर्स इसके अंदर कंसिडरेबल होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड एनएफ के पूरे फीचर्स इसके अंदर कंसिडरेबल है, तो क्या फर्स्ट एनएफ के सारे फीचर्स इसके अंदर कंसिडरेबल होंगे? होंगे सर। होंगे, होंगे सर। पक्का? होएंगे सर, होएंगे। बताओ। हाँ सर होएंगे। अरे होंगे तो कैसे होंगे, क्योंकि सर तो बोल रहे हो? मैं बोल दिया कि सेकंड में फर्स्ट इंक्लूड ही है। सर हाँ। सेकंड एनएफ का एक फीचर ये भी था कि पहला एनएफ उसमें होना चाहिए। ठीक है,
तो समझाओ ना मेरे को। ये तो आपने फीचर बता दिया, सेकंड एनएफ में फीचर था कि पहला एनएफ सेकंड एनएफ में होना चाहिए, तो थर्ड एनएफ में सेकंड एनएफ के फीचर्स कैसे आ गए? क्योंकि ये सर एंड प्रूफ पे कैसे करोगे? क्योंकि सर आपने थर्ड में बोला कि सेकंड के सारे फीचर आने चाहिए और सेकंड में फर्स्ट के फीचर पूरे हैं ही पहले से, हाँ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मल्टी लेवल हायरार्की। आगे प्रोग्रामिंग में जाओगे यही वर्ड आप दोबारा सुनोगे। रीजनिंग में पढ़ा था। क्या रीजनिंग में पढ़ा था सर, रीजनिंग किसमें पढ़ा था? रीजनिंग रीजनिंग में। हाँ, तो रीजनिंग में जो चीज पढ़ी ना, मल्टी लेवल हायरार्की, इसी को तो बोलते हैं मल्टी लेवल। दादा की प्रॉपर्टी पापा के पास है, पापा की प्रॉपर्टी बेटे के पास है, हाँ सर हाँ। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टी लेवल ट्रांजिशन। सो यहाँ पे भी आप जब भी किसी भी एनएफ में काम कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऊपर वाले एनएफ की सारी प्रॉपर्टी नीचे वाले एनएफ में आ रही होती है। बस आपको पता होना चाहिए ऊपर वाला एनएफ की क्या, उस वाले एनएफ में क्या बताया गया है। इसको बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। वैसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए था, पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है, अरमान ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसके अंदर मेंशन किया हुआ था। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का नाम और बताता हूँ। एनएफ में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ साइड बाय साइड। उसमें एक चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एनएफ में, दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट एनएफ है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर चल रहा है कौन सा? फंक्शनल डिपेंडेंसी। और मैंने अभी आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर करी है, कौन सी? partial dependency is a part of functional dependency. Is this clear? Hello? यस सर। Okay. उसी के अंदर एक और डिपेंडेंसी होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। उस डिपेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। मैंने आपको फुली डिपेंडेंसी, तीन डिपेंडेंसी होती है। एक टॉपिक और चल रहा है साथ साथ में, आपको एक और चीज बता दूं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक आपका साथ में चल रहा है। स्पेलिंग बताओगे डिपेंडेंसी? लो, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। लिख दी भाई, लिख दी। ठीक है। सो इसमें तीन टॉपिक है भाई। पहला पार्शियल डिपेंडेंसी, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा है? फुल डिपेंडेंसी, या फुल डिपेंडेंसी या फुली डिपेंडेंसी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और थर्ड इज व्हाट? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है जी। ये एक टॉपिक और साथ में चल रहा है आपका। व्हाट इज फुल डिपेंडेंसी, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी, बेसिकली वी फॉलो द पार्शियल डिपेंडेंसी इन व्हाट? इसके अंदर डिपेंड, किसके अंदर फॉलो करते हैं हम लोग? किसके अंदर फॉलो करते हैं? सेकंड एनएफ में। सेकंड एनएफ में कौन सी डिपेंडेंसी फॉलो कर रहे हो आप? पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मैक्सिमम पार्ट आपको यही क्लियर हो जाएगा, मुझे बताने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर ये बोलते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको रिमूव करनी होती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? क्या होता है इसके अंदर? और देखें तो ठीक है, मतलब इसमें ना एक वर्ड होता है, कहाँ गया ये रहा, मैं वो कॉपी करने के लिए ढूंढ रहा था, कहाँ से कॉपी करूँ। ये देखो, अब इसमें क्या लिखा है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी भी रिमूव होनी चाहिए। फर्स्ट एनएफ आपके पास आ गया। थर्ड एनएफ ये बोल रहे हैं कि आपका पहला पॉइंट तो उसने बोल दिया सेकंड एनएफ का पूरा डेटा होना चाहिए। अब ये सेकंड टाइम में ये बोलता है कि नॉन की एट्रीब्यूट नॉट बी, ठीक है, शुड नॉट डिपेंड, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ,
should not depend on other non-key attribute. ठीक है जी, क्लियर है? इसके लिए ना हमको बहुत सारे वर्ड्स भी मिल जाएंगे, मतलब काफी बार है ना, कई बार ऐसा भी होता है मेरे से लोग बोलते हैं इसको प्राइम भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी होते हैं, ठीक है? तो पॉइंट समझ में आया? नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं इसको की एट्रीब्यूट भी बोल देता हूँ, मैं उसको प्राइम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दिस वन इज प्राइम, दिस वन इज ऑल्सो प्राइम। क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता देना भाई कुछ चीजें अगर अटके तो। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा यार, नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है, चलो कोई ना, मैं ट्राई करता हूँ आपको ये चीज इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ तुरंत, जल्दी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको होल्ड पे रखेंगे। कौन से वाले को? थर्ड एनएफ को हम होल्ड पे रखेंगे कल के लिए, कल हम थर्ड एनएफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल क्या बोलता है? एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि हमारे पास यही एग्जाम्पल, हम लोग इसको ले लेते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है? यही चीज मैंने इसको यहाँ पर उठा ली, ठीक है जी? अब यहाँ पे इन्होंने बोला, अगर जैसे अगर हम बात करें, क्या बात करें, इसका एक और सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे तो आपने पार्शियली समझा था, इसका एक ट्रांजिटिव मोड और क्रिएट होता है। ट्रांजिटिव मोड क्या क्रिएट हुआ कि आपका एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इफ एम्प्लॉय emp name is depends on what, इसके ऊपर डिपेंड होगा एम्प्लॉय आईडी पे। इज दिस क्लियर? पॉइंट समझ में आया? यस। ठीक है, एंड योर सॉरी एम्प्लॉय इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? एंड एम्प्लॉय आईडी इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपार्टमेंट आईडी। क्वेश्चन समझ में आया? एम्प्लॉय नेम जो है वो किससे निकल के आ रहा है? एम्प्लॉय आईडी से। अब हमने बोला कि भाई आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट आईडी से, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय नेम इज इनडायरेक्टली employee name is indirectly depends on department ID। देखो ये बनाना पड़ता है, मैं ये थ्योरी बना रहा हूँ, वर्बली तो मैं फटाफट बोल दूंगा इसको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए ये सब चीजें बना रहा हूँ, तो प्लीज वर्क ऑन इट, ठीक है? क्या हो गया, ये बड़ा क्यों नहीं हुआ? ठीक है जी, ये बन गया। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल सा है। हमने क्या बोला कि आपका एम्प्लॉय, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखना मैंने कैसे बनाई है, बहुत सिंपल तरीके से बनाई। मैंने एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम का। अब हमने यहाँ पर बोला कि एम्प्लॉय नेम इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, एम्प्लॉय आईडी, एंड एम्प्लॉय आईडी इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपार्टमेंट आईडी। देन इट मीन्स employee name is indirectly depends on department ID।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुई, ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुई। मतलब अगर आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या बोल रही है कि एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंडेंसी दे रहा है, क्या बोल रहा है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंडेंसी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिटिव। समझ में आया क्या? ये सर आवाज नहीं आई, ढंग से आवाज नहीं आई, मतलब स्टॉप समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। बताऊं कब एक डाटा दूसरे डाटा पर मतलब डिपेंडेंसी होती है, ये होती है डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड होती है, यस बाहर निकाल देगा इंटरव्यूअर इस पर। तो मैंने पूछा थर्ड एनएफ में व्हाट इज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अरमान, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगा? सर यही कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा? दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरा, मतलब एक अगर एम्प्लॉय नेम है तो वो एम्प्लॉय आईडी से निकलना चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नेम चाहिए तो एम्प्लॉय आईडी चाहिए, अब एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी भी मैच करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम इज बेसिकली यूज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी, ठीक है। नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट can be defined using another non-prime attribute, ठीक है, तो then it is called what, transitive dependency। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के थ्रू हम दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इस तरीके का जो ट्रायंगुलेशन फॉर्मेट, ट्रायंगुलेशन या मोर देन 3 डेटा क्रिएट होता है, डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, this is called what, transitive dependency। we need to remove this transitive dependency। इसके डिपेंडेंसी को रिमूव क्या कर सकते हैं, ये नहीं हटेगा ना, डिपार्टमेंट आईडी हाँ। हटा दो क्या करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी अलग टेबल में कर दो। डिपार्टमेंट आईडी अलग टेबल में कर दो बस। ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी में आपने प्रोसेस किया था ना, इससे इसी से हट जाएगी, क्योंकि फिर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंसी रखेगा, एम्प्लॉयज डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और डिपार्टमेंट आपका, डिपार्टमेंट आईडी आपका अलग हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो बन रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये थर्ड एनएफ को वायलेट कर रहा है। किसको वायलेट कर रहा है, वायलेटिंग थर्ड एनएफ। हाँ जी, अभी बताओ, थर्ड एनएफ तो किसी को कोई दिक्कत, इसलिए मैं ना पीपीटी बना के नहीं लाया। प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्राइम एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी फिर से बोलो, प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम नहीं, नॉन प्राइम में डुप्लीकेसी आ सकती है, प्राइम एट्रीब्यूट में नहीं आएगी। समझ गया, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट आपका तो प्राइमरी की वाला होगा, लेकिन नॉन प्राइम में डुप्लीकेसी आने के चांसेस हो सकते हैं, और डुप्लीकेट डेटा जहां हो सकता है वहां पर क्या होगा, वहां पर डेटा को आप बोलते हैं ना डिस्टिंक्टली, आप किसी डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं दे सकते किसी डेटा की। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ? तो वी हैव टोटल 3 टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा, ठीक है, होती 3 ही है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो आप उसको क्या बोलोगे, वी हैव ओनली 3, ये मत बोल देना 4 पढ़ी है हमने। मैं आपको एक और बताऊंगा कि एक और होती है डिपेंडेंसी, बट दिस डिपेंडेंसी इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग होता है, उस पर अपन अलग से बात करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है इसमें, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ? तो आपसे ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अब मेरा ध्यान से बात सुनना, ठीक है। आई शेयर दिस फाइल विथ यू,
बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एक ग्रुप बनाया हमने प्लेसमेंट वाला, ठीक है, आपको इनवाइट आ जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग वही लोग ज्वाइन करें जिनका सीक्वल और एक्सेल हो चुका है, जिनको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। रीजन ऐसा बोलने के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है मेरा कि भाई उसमें एग्जैक्टली क्या है ना, दिस इज एन इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो पॉइंट ये रहेगा कि उसमें क्वेश्चन भी छोटे मोटे नहीं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और रियल टाइम क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बस अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आता है, वो सिर्फ प्रिपरेशन पर्पस पे हमने ग्रुप बनाया है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, डोंट थिंक कि यार ज्वाइन कर लेते हैं बैठ जाएंगे, वो बोलते हैं ना 3 इडियट्स वाली बातें नहीं करनी। ज्ञान बट रहा है, ले लो जहाँ बट रहा है। आपका आवाज कट रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट थिंक कि ज्ञान बट रहा है ज्ञान ले लो, वो वाला कॉन्सेप्ट मत करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी भाई कि उसमें ना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाएंगे हम लोग। जो आप पढ़ रहे हो ना अभी अभी आप डमी असाइनमेंट्स कर रहे हो, वहां पर डमी असाइनमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो उस वही लोग ज्वाइन करें जो एलिजिबल हैं कि यस इसके बाद हमें इंटरव्यू देने हैं, ठीक है। और जब आपको, या फिर वो लोग ज्वाइन करें जिनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस वी आर कंफर्टेबल विद दिस, और असेसमेंट हमने इतने प्रोसेस कर रखे हैं और हमें कंफर्ट जोन में है, ठीक है जी, यस सर। क्लियर है। क्योंकि मैं आपको इनवाइट भेजने वाला हूँ हर ग्रुप के अंदर, और ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट है कि आप इस चीज को थोड़ा सीरियस नोट पे लेके ही काम करें, ओके। तो मैं आपको फाइल भेज देता हूँ। कहाँ गए आपको? सर प्रेजेंटेशन का पूछना था। प्रेजेंटेशन सैटरडे को तैयार हो, सैटरडे को देने के लिए? हाँ पक्का? ठीक है, हाँ तो मैं अनाउंस कर दूं? कर दो सर। तुम बोलोगे तो वो कर दूंगा अनाउंस। हाँ सर कर दो। कर दूं? ठीक है। अरे ग्रुप का नाम बताना आपका कौन सा है? DA26 ना? यस सर। ओके। सो गाइस सैटरडे को प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जो रहेगी सुबह रहेगी, मॉर्निंग में, ठीक, सॉरी संडे को रखेंगे, संडे को ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग फ्री रहते हैं, तो संडे को सुबह मॉर्निंग 10 o'clock पे प्रेजेंटेशन रहेगी, ओके। अरमान प्रेजेंटेशन देगा, एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड, अरमान डैशबोर्ड है ना पूरा, वो पूरा डैशबोर्ड अरमान ने डिजाइन कर लिया है। नहीं सर पीपीटी है क्योंकि पावर बीआई हुआ नहीं है। मैंने एक्सेल पे बनाया है ना। हाँ मतलब नहीं पीपीटी है उसमें कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको देना, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसी बैच के लोगों को मैं बुला रहा हूँ। तो गाइज उस वाले पार्ट को अटेंड जरूर करना सुबह 10 बजे संडे को। अगर मिस कर दोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। एज अ डेटा एनालिस्ट जो आपका मेन कोर वर्क है, असल काम, वो आपको अरमान परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको फाइल भेज दी है, फाइल पढ़ लेना। ट्विस्ट ये है गाइज कि मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एनएफ पे, ओके, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। सर सर्टिफिकेट का भी था। सर्टिफिकेट का बता तो दिया था मैंने आपको, नहीं सर इंटर्नशिप वाला सर्टिफिकेट वो आपको मिलेगा पहले से मिलेगा। पर ये वाला कोर्स का। उसके लिए आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, वो अपन ठीक है अलग सर। से डिस्कस कर लेंगे, ओके। उन सब चीजों के लिए आप अलग से डिस्कस कर लेना।